आज जो मेरी कहानी है वो कोई सक्सेस की कहानी नहीं, एक सुकून की कहानी है, एक सेटिस्फैक्शन की कहानी है। कहते हैं ना, एक इमोशनल से सॉल्यूशनर का सफ़र है। तो शुरुआत करूँगा कि ये चीज़ शुरू कहाँ से हुई, क्योंकि ये एक सवाल हमेशा मुझसे पूछा जाता है कि आपको ये आइडिया कहाँ से आया, आपने ये कब शुरू किया और आपने कहाँ से स्टार्ट किया। तो मेरा एक ही जवाब होता है कि कुदरत हमें इस चीज़ के लिए बचपन से तैयार करता है और इसमें हमारे रहन सहन से लेके हमारी सोच, हमारी पेरेंटिंग और हमारे आसपास के लोग सभी का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो मेरा जन्म बिहार के एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां पे संसाधन के नाम पे हमारे पास नेचुरल संसाधन थे, प्राकृतिक सौंदर्य, सुंदर हवा, और उसमें हम बड़े हुए। वहाँ हमने पढ़ाई की और जैसे कि काम और रोजगार में वहाँ से मैक्सिमम परिवार बाहर बड़े शहरों में शिफ्ट होते हैं, तो हमारा भी परिवार, मम्मी पापा दिल्ली शिफ्ट हुए और साथ ही मैं भी आया दिल्ली। और आने के बाद एक बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने थे कि कैसे ज़िंदगी को आगे जिया जाए। पापा एक छोटी सी नौकरी करते थे और समय के साथ उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। मैं काफ़ी छोटा था, 13 साल की उम्र थी। मुझे लगा कि नहीं, मुझे परिवार के लिए भी कुछ करना चाहिए। मैं पढ़ने में अच्छा था, मुझे 5th में ही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से स्कॉलरशिप मिला था और था कि आगे नवयुग स्कूल में मेरा एडमिशन 6th में हुआ था। लेकिन परिवार की कंडीशन को देख के मुझे लगा मुझे कुछ करना चाहिए। 13 साल की उम्र में मैंने सरोजनी नगर मार्केट में एक बुक की दुकान चालू की, जो कि फुटपाथ पे था, एकदम कंप्लीट, कि मैं नई सड़क जाता था, वहाँ से बुक खरीद के लाता था और वहाँ पे सेल करता था, एक मंदिर के आगे। उस दौरान जब मैं वो बुक सेल करता था, मेरे आसपास मंदिर पे अक्सर हम देखते हैं कई लोग होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, मांगने वाले लोग होते हैं, तो वो मेरे एकदम समीप बैठे होते थे। तो मैं उनसे बातचीत करता था कि आप कैसे, यहाँ पे कैसे, आपके भी तो बच्चे होंगे, आपका भी तो परिवार होगा, आप ये ले जाके फिर क्या करते हो। तो वो अपनी दुख, अपनी दर्द सब मुझे बताते थे कि हमारे परिवार हैं लेकिन हमें ले जाना पड़ता है, हमारे बच्चे नहीं हैं और हम यहाँ सड़क पे सोते हैं। तो वो चीज़ें मेरे दिमाग में घूमती रहती थी कि ऐसे भी लोग हैं। एक तरफ हम अपनी चीज़ों को तकलीफ़ बता रहे हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास इनकम कम है, लेकिन इनका क्या। तो आज जो हम जिंदगी जी रहे हैं, आज वो भी लाखों करोड़ों लोगों का सपना है, फिर भी हम अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाइड नहीं हैं। तो हमें भगवान ने सब कुछ दिया है। तो मैं उस उम्र से एक हैप्पी रहना सीख गया कि जो चीज़ मेरे पास है वो बेस्ट है, वो किसी के पास नहीं, और मैं संसाधनों से, चीज़ों से भरपूर हूँ और मुझे कोई कंप्लेन नहीं करना है। जो मुझे पे है, जितना मेरे पास है, उसमें मुझे बेस्ट करते रहना है। जर्नी चालू हुई, फिर वो बुक स्टॉल कुछ दिन तक चला, फिर मेरे फादर उसको चलाने लगे और मैं वहाँ से मूव करके वापस गांव आ गया मेरे नाना जी के पास। बिहार से ही मैंने 10वीं 12वीं की शिक्षा ग्रहण की। वहाँ पे अच्छे तरीके से साइंस से मैंने पढ़ाई की और एक जैसा ड्रीम होता है कि नहीं, आगे जाके इंजीनियरिंग करना है, तो मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया। मेरा एडमिशन भी हुआ इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में। अब मेरे साथ चैलेंज ये था कि खुद का खर्चा संभालना, फीस और रहने की जगह, ये सारी चीज़ों के साथ जब मैं शहर में आया तो मैंने एक NGO से अप्रोच किया। उस NGO ने मुझे शेल्टर होम प्रोवाइड किया कि आप यहाँ पे रह सकते हो और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो। तो शेल्टर में रह के मैंने अपना पढ़ाई शुरू किया। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ पे रहते हैं और उस चीज़ से कुछ भी कर रहे हैं, वो पता नहीं होता है हम क्यों कर रहे हैं, लेकिन मज़ा आता है। तो शेल्टर में रह के मैं कॉलेज से आता था, फिर मैं शाम को रेस्क्यू ड्राइव में उनके साथ जा रहा हूँ, जो लोग रोड पे उनको लाने के लिए, उनके एक्टिविटी में पार्ट कर रहा हूँ। मेंटल हेल्थ के लिए मैं जो उनके प्रोग्राम्स होते थे उसमें जाता था। हमने एक स्टूडेंट वॉलंटियरशिप प्रोग्राम किया कि हाउसिंग फॉर ऑल का राइट्स, कि जो भी लोग सड़क पे हैं उन्हें भी रहने का अधिकार है। तो इन सब चीज़ों में मैं इन्वॉल्व रहता था और साथ ही साथ मेरी पढ़ाई भी चल रही थी। जब मैं 3rd ईयर में पहुंचा, उसके लास्ट में सडनली फादर की डेथ हो जाती है। एक बहुत बड़ा सदमा कि अब परिवार की जिम्मेदारी भी है, छोटा भाई है, बहन है, मम्मी है। अभी तक खुद का देखना था, ट्यूशन पढ़ा के ये सब करके अपना चल रहा था, लेकिन जब परिवार की जिम्मेदारी आई तो लगा कि नहीं, पहले ये है, इंजीनियरिंग तो ठीक है। फिर वहाँ से मैं मूव करके गुजरात आया काम की तलाश में। वहाँ पे कुछ रिलेटिव थे, उन्होंने कहा यहाँ आओ काम करो। फिर एकदम से समझो, जो लड़का इंजीनियरिंग कर रहा है उसका फाइनल ईयर में उसका पढ़ाई छूट जाता है, अब उसके पास सामने है एक नॉर्मल सा काम, बिजनेस करना है, वो भी एकदम स्टार्टिंग फेज पे।
तो ऑर्डर जाके डोर टू डोर ऑर्डर ला रहे हैं और उस बिजनेस को इस्टेब्लिश करने में अपना इनपुट लगा रहे हैं। और साथ ही साथ जो ये पैशन था लोगों को हेल्प करना, मैं हमेशा करता है। मुझे मेरा मानना है कि हेल्प करने के लिए आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, उसके लिए बस टाइम लगता है। इसलिए आज मेरे एनजीओ का स्लोगन भी है, आपका थोड़ा सा समय किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। भगवान ने हमें जो दिया है, हमारे पास जो संसाधन है, शिक्षा है, पैसा है या जो भी स्किल है, वो अगर हम किसी को निस्वार्थ भाव से देते हैं तो वो एक सोशल वर्क है और वो हमारे कर्मा में काउंट होता है। और ऐसी कोई ना कोई चीज़ हमारे पास ज़रूर होती है जो हम बांट सकते हैं, और नहीं कुछ तो हम विचार भी बांट सकते हैं। आपके आसपास, आपके क्लास में, आपके नज़दीक में बहुत ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं परेशान हैं, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों से जूझ रहे हैं, तो आप उनके साथ एक अच्छा बर्ताव करते हो, उन्हें समझते हो, तो ये भी एक समाज सेवा है। ये इसका कोई पैरामीटर नहीं है। इसलिए मैंने कहा था कि ये सक्सेस नहीं, ये एक हमारी बेसिक चीज़ है जो हमें आना चाहिए। ये पहले से चलता आ रहा है, हमारे घर में ये संस्कार होते। कोई भी हमारे दरवाजे पे आता उन्हें हम खाना दे देते थे, कोई भी समाज में ऐसा दुखी परेशान होता था उन्हें हम मदद कर देते थे। तो ये एक बेसिक चीज़ थी। तो जब ये सफ़र वहाँ से जब मेरा शुरू हुआ, मैं बिजनेस के टर्म में आया, तो मुझे इन कामों में बहुत अच्छा लगता था कि नहीं, मुझे आज जो चीज़ें, आज मैंने थोड़ा बहुत बना भी लिया है और वो तो इतना है जितना मैंने सोचा भी नहीं था। मैं तो इससे कम में भी खुश था, तो मैं और करता रहूं तो ये कब तक चलता रहेगा? ये तो कभी एंडलेस प्रोसेस है। मैं इससे आगे जाऊंगा फिर मुझे लगेगा कि नहीं, अभी मैं सेटल नहीं हुआ हूं अभी, क्योंकि उस रेंज में मुझे अपने आसपास लोग दिखेंगे, मुझे लगेगा कुछ और बन जाता हूं फिर करूंगा। फिर उस रेंज पे जाऊंगा तो मुझे दिखेगा नहीं, ये तो सब मेरे आसपास वैसे ही है, मुझे और आगे जाना है। तो ये जर्नी एंडलेस है। तो मुझे अपने सुकून को चूज करना है। मुझे जिंदगी ऐसे जीना है जैसे जिंदगी मेरा आज ही लास्ट है, और उसमें मुझे जो मन करेगा, जो दिल से आएगा, मैं उसी काम को करूंगा। तो मैंने लोगों की हेल्प करने का जो ये प्रोसेस है कि जो भी लोग, खासकर मैंने सोचा सबसे ज्यादा परेशान कौन है। इमेजिन करिए कोई इंसान रोड पे है जिसके पास न छत है, न खाने के लिए खाना है, न कोई अपना है, न बीमार होने पे कोई उन्हें ले जाने वाला है, न दुख होने पे कोई उनसे बातचीत करने वाला है। इससे ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन कुछ हो सकता है? साथ में शरीर पे कोई ना कोई जख्म है, बीमारी है। तो मैंने उन पे काम करना शुरू किया और उन्हें वहाँ से रेस्क्यू करके एक सेफ प्लेस, शेल्टर होम प्रोवाइड करना शुरू किया। ये जर्नी धीरे धीरे बेसिक 1 पर्सन से शुरू हुई और आज 4000 से ज़्यादा मैंने रेस्क्यू कंप्लीट कर दिए हैं। 22 शेल्टर होम्स हैं और एक बहुत बड़ी टीम है जिसके अंदर काफ़ी लोग सेम वर्क को कर रहे हैं। और स्टिल एज अ फाउंडर भी आज मैं उस काम को उसी तरीके से करता हूं जैसे मैंने फर्स्ट डे पे स्टार्ट किया था। मैं आज भी रेस्क्यू में जाता हूं, मैं आज भी ग्राउंड पे वर्क करता हूं, मैं आज भी उन लोगों को वहां से लाता हूं। और उस चीज़ को मैं, कि मेरा सुकून वो था। आज इंस्टीट्यूशन हो गया, सब चीज़ हो गया, एक बड़ी फाउंडेशन हो गई, तो मुझे एक जगह पे नहीं बैठना है। मैंने ये चीज़ें बैठने के लिए या इन चीज़ों को फील करने के लिए नहीं किया था। एक जो पैशन के साथ जो चीज़ को हम करते हैं, तो कहते हैं उस जर्नी से हमें प्यार होता है, उस जर्नी के रिजल्ट से नहीं। जब हम उस चीज़ को करते हैं, उस काम को करते हैं, तो हमें उसमें अच्छा लगता है। और फिर जब वो चीज़ आ जाता है, फिर उस चीज़ को एक सही हाथ में या सही सक्सेसर के पास दे के फिर हम नई जर्नी पे चल जाते हैं कि हमें अब दूसरे सिटी, मैंने सूरत से शुरू किया, फिर सूरत, अहमदाबाद, बड़ौदा, नवसारी, आनंद, और उसके बाद मुंबई, और आगे भी ये जर्नी चलती रहेगी कि हाँ, कोई भी इंसान, कोई भी बुजुर्ग ऐसे रोड पे ना रहे, किसी को ये तकलीफ ना हो और हम उन्हें एक अच्छी जगह दे सकें। तो फिर जब आगे मैं बढ़ा तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एक्सपीरियंस देखने को मिले कि हमने कभी जो सोचा भी नहीं था। आज हम सड़क पे जाते हैं, अलग अलग तरह के लोगों मिलते हैं, बुजुर्ग मिलते हैं जिनके बच्चों ने ही अपने घर से निकाल दिया है, कुछ की तो फैमिली ही नहीं है। तो मैंने इस चीज़ पे काफ़ी डीप जाके देखा कि क्यों, आखिर क्यों मेरे शेल्टर में जो लोग रह रहे हैं वो यहाँ क्यों आए हैं, कहाँ गलती हुई है, कहाँ चीज़ें हुई है। तो उसमें मुझे 3 तरह के लोग दिखे। एक तो वो दिखे जो कहीं ना कहीं अपने कर्म या अपने जवानी या अपने यंग टाइम की गलतियों की वजह से वहाँ पे हैं, कि जब उनका अच्छा समय था ना, तो उन्होंने लगा ये टाइम तो हमेशा रहेगा, और उन्होंने कुछ भी नहीं किया, वो अपनी धुन में रहे, अपने लिए किए, अपने बच्चों के लिए किए। बहुत ऐसे लोग होते हैं, अपने बच्चों से बहुत प्यार होता है, लेकिन बाहर दूसरे बच्चों को वो देखते भी नहीं है, और वही अपना बच्चा अगर कुछ गलत निकल जाए या नहीं करता है, फिर कहते हैं हमारे साथ ये हुआ। तो वो तो आपने एक डील किया, एक तरह की चीज़ें की कि नहीं मैं करूँगा तो मुझे मिलेगा, लेकिन उसके अलावा जो आपकी एक सामाजिक जिम्मेदारी थी उस पर आपने ध्यान नहीं दिया। तो एसेट का जो टर्म होता है, 2 तरह के एसेट होते हैं, एक मॉनिटरी एसेट, एक सोशल एसेट।
और दोनों इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, कि जब हम मॉनेटरी एसेट सिर्फ गेन कर लेते हैं, हमारे पास सोशल एसेट नहीं होता है, अच्छे दोस्त नहीं होते हैं, अच्छे कर्म हमारे नहीं होते हैं, अच्छे संबंधी नहीं होते हैं, तो कभी अगर हमारा ऐसा सिचुएशन आता है तो हमारा मॉनेटरी एसेट बहुत इजीली चला जाता है और हम ऐसे कंडीशन में पहुंच जाते हैं कि हमारे सामने से हमारी चीज़ें ही लोग ले जाते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो एक सोशल एसेट भी बहुत ज़रूरी है कि जब आपका अच्छा वक्त हो तो उस वक्त को साझा करें, लोगों के साथ बांटें और ऐसे वक्त लोगों की मदद करें जिनको ज़रूरत है। तो ऐसे लोग मुझे मैक्सिमम दिखे जिन्होंने अपने यंग टाइम में पूरा एंजॉय किया जो भी चीज़, कि मैं हमेशा ऐसा रहने वाला हूँ, मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। और जब बुढ़ापा आया तो वो लाचार होकर जहाँ थे वहीं गिर गए या पड़ गए, तो वो ब्रिज के नीचे या कोई भी हालत में फिर हमारी नज़र पड़ी कि यार एक बुजुर्ग इस अवस्था में दुखी है, तो इन्हें हेल्प की ज़रूरत है। तो उनके कर्मों का भान कराने की जगह उन्हें अब इस समय पे उनको अच्छी जगह ले जाया जाए, ये हमारा कर्म होता है। फिर उन्हें हम शेल्टर होम पे लेके जाते हैं और उन्हें लाइफ टाइम जब तक उनकी ज़िंदगी है तब तक वहाँ पे टेक केयर की हम लोग फैसिलिटी करते हैं। सेकंड में आता है कि कुछ लोग अपने स्वभाव की वजह से दुखी है, सब कुछ है उनके पास लेकिन उन्हें दिख ही नहीं रहा है, उन्हें विजुअलाइज ही नहीं हो रहा है, वो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर परेशान है। उन्हें मतलब उनका दुख मैं देखता हूँ बहुत बारीकी से। कई लोगों का, कई बच्चों का दुख यह है कि मेरे पेरेंट्स मुझे आईफोन नहीं दिला रहे हैं, मेरे पेरेंट्स मुझे गाड़ी नहीं दिला रहे, बहुत जुल्म हो रहा है मेरे साथ, वो उतने ही दुखी है। और वही दुख आप एक देखो एक बच्चे का कि मेरे पास पेन नहीं है, मेरे पास आज खाने का खाना नहीं है, वो भी उतना ही दुखी है। तो कहीं ना कहीं दोनों का दुख अगर कोई ऐसा मेजरमेंट होता तो पता चलता कि दुखी तो दोनों हैं, लेकिन देखने का नज़रिया अलग अलग है। तो उसमें स्वभाव आता है कि स्वभाव में कुछ लोगों के पास सब कुछ है, कई मैं देखता हूँ ओल्ड एज काफ़ी ऐसा स्वभाव होता है, उनके घर में भी सब कुछ है, बच्चे भी हैं, सब कुछ है, लेकिन वो अपने स्वभाव से कि मुझे नहीं रहना है, मुझे यही चाहिए, मुझे ये इम्पोर्टेंस होनी चाहिए, और वो जिद में, वो स्वभाव में वो अपना सब कुछ खो बैठते हैं और उस अवस्था में पहुंच जाते हैं। हम इमोशनल जगह पे रहते हैं, हम किसी भी माँ बाप को रोड पे, सड़क पे देखते हैं, हम डायरेक्ट उनके बच्चों को कोसते हैं, लेकिन सब केस में ये नहीं होता है। कई बार माँ बाप भी गलत होते हैं, कई बार बच्चे भी गलत होते हैं, और जब हम उन सिचुएशन को नज़दीक से जाके देखते हैं, उनकी परिस्थिति को, उनके कारण को जानते हैं, तब हम उस चीज़ को समझ पाते हैं। तो मैंने जब इस चीज़ को बहुत डिटेल से किया तब मैंने जाना कि नहीं, हम कोई भी आइडियल टॉक नहीं कर सकते। एज अ स्पीकर भी मैं कोई एक बात बोलूँ और वो सब पे लागू हो, ये जरूरी नहीं है। हर किसी की अपनी एक जर्नी है, हर किसी का अपना एक लाइफ है, और उसके साथ क्या सिचुएशन है और वो किस परिस्थिति में कहाँ पहुँच रहा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन लोगों को भी हमने लाया जो अपने स्वभाव से कहीं ना कहीं दुखी थे, आज भी वो शेल्टर में भी रहते हैं, तो हमारे साथ भी होता है, आपस में लड़ते हैं, सबका एक होता है कि हाँ लाइट नहीं जल रहा, ये मुझे घूर रहे हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसे क्यों है। तो वो एक ह्यूमन नेचर है और उस चीज़ को ध्यान में रख के हम लोग उन्हें भी शेल्टर में रखते हैं। थर्ड कैटेगरी ऐसा होता है जिनकी कोई गलती भी नहीं हो और अकस्मात कुछ एक्सीडेंट की वजह से उनकी लाइफ में बदलाव आ जाता है, जैसे कि उनके बच्चे हैं और कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ और वो चले गए, या फिर कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया जिसमें उनका मॉनेटरी पूरा लॉस हो गया और वो इस कंडीशन में आ गए। तो इन सभी तरह के बुजुर्ग आज हमारे शेल्टर में रहते हैं और उन्हें हम एक अच्छी ज़िंदगी, रिस्पेक्टफुल लाइफ वो जी सके और लास्ट तक वो अच्छी ज़िंदगी जी सके, उसके लिए हम लोग प्रयत्न करते हैं। आज जब इन समस्याओं को मैंने और डिटेल में देखा कि ये क्यों हो रहा है, पहले शेल्टर होम, मैं बच्चा था, मैं गांव में था, तो मुझे तो नहीं पता था कि ओल्ड एज होम या शेल्टर होम या ऐसी कोई जगह होती है, एनजीओ ये कुछ होता है। तो यहाँ पे आके कैसे पता चला, तो कहीं ना कहीं हम अर्बनाइज हो रहे हैं, हम सक्सेसफुल हो रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी में नो डाउट बहुत आगे बढ़ रहे हैं, हम एआई, हम हर चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं, हम डेवलप कर रहे हैं, हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, लेकिन अगर उसी बिल्डिंग के नीचे, उसी बिल्डिंग के सामने, ब्रिज के नीचे कोई इंसान ऐसी अवस्था में जिसको ना एजुकेशन मिल रहा हो, ना कुछ मिल रहा हो, तो वो कैसे सरवाइव करेंगे। तो हमने ऐसे लोगों पे भी काम करना शुरू किया जो कि एक पूरी होमलेस फैमिली है, जिनके विजन में ही कुछ नहीं है। वो लोग, उनके बाप दादा सब लोग वहीं पे जन्म लिए और वो कभी सोचते ही नहीं है कि हमें आगे क्या करना है। तो हम उन्हें अगर कोई चीज़ देने जाते हैं, कुछ करने जाते हैं, तो हमें लगता है ये लोग क्या है, इनको तो अपना कुछ अच्छा करना ही नहीं है। लेकिन हमने कभी भी उनकी जगह जाके नहीं सोचा कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो मैंने उनकी जगह पे अपने आप को रख के सोचा कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। आज हम कोई भी चीज़ करते हैं, उपकार करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें भी हमारा स्वार्थ होता है कि यार ये थैंक यू बोले, ये इस चीज़ को अप्रिशिएट करे, इसने इस चीज़ की कदर क्यों नहीं की। हमने किसी को कुछ दिया, एक ब्लैंकेट दिया और उसने लेके अगर साइड में रख दिया तो हमारा ईगो हर्ट हो जाता है, ये क्या है यार, इसको जरूरत ही नहीं है, इसको नहीं देना चाहिए था,
ये इस चीज़ की कदर नहीं कर रहा है, लेकिन हम उसकी जगह सोचते हैं कि जो चीज़ हमारे लिए कंफर्ट है, जो चीज़ हमारे लिए सब कुछ है, हमारे लिए एक बेड पे सोना कंफर्ट है, उनके लिए नहीं है, वो उसमें भी हैप्पी है। तो जब मैं ऐसी फैमिली के पास पहुंचा कि आपको हम लोग शेल्टर होम देते हैं, रूम देते हैं, वहां पे रहो, और जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन है, जो बच्चे हैं, ये भी नहीं पढ़ पा रहे, इनका डॉक्यूमेंट तक नहीं है, इनका आज तक ये रजिस्टर्ड भी नहीं है कि ये हमारे देश में रह रहे, तो उन लोगों को लाकर उनको समझाकर, शुरू में उनका बहुत एटीट्यूड रहता है कि नहीं हम ऐसे नहीं रह सकते बंद जगह पे, हमें खुले में रहने की आदत है, हमें ऐसा नहीं चलता है, हम बाहर में सोते हैं, वहाँ पे बहुत रेस्ट्रिक्शन होगा, उन्हें डर लगता है, एक डर, डिसिप्लिन का डर, एक डर कि हाँ इतनी साफ जगह पे हम कभी नहीं रहे, यहाँ पे कैसे बर्ताव होगा, ये हमारे लिए नहीं बना है। तो उस डर के साथ उनको हम कंफर्ट करके जब लाते हैं, जब वो वहाँ रहने लगते हैं, तो एक बदलाव देखने को मिलता है। आज वो बाथरूम है, पानी है, तो रोज नहा रहे हैं, जहाँ वो 5-5 दिन 10-10 दिन नहीं नहाते थे। आज वो मैट्रेसेस पे सो रहे हैं, आज वो पंखे में सो रहे हैं, आज वो टीवी देख रहे हैं। आज उनके बच्चे के बीच में काफ़ी लोग हमारे शेल्टर में आते हैं, IAS IPS, तो वो उनको लगता है कि उस माँ के अंदर आता है कि नहीं ये हमारा बच्चा भी पढ़ सकता है। तो हमने 100 से ज़्यादा ऐसे बच्चों का एडमिशन करवाया जो कभी स्कूल ही नहीं गए थे, तो उन बच्चों को स्कूल पहुंचाया। उनके लर्निंग गैप को दूर करने के लिए शेल्टर होम में हमने ट्यूशन शेल्टर ओपन किए, बहुत सारे वॉलंटियर्स को कनेक्ट किए, और आज रिजल्ट ऐसा है कि वो बच्चे अच्छी अच्छी जगह पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी तो कई ने ITI कंप्लीट किया है, और वो अब बहुत अलग बच्चे हो चुके हैं, जिन्हें देख के कई लोग तो कहते हैं ये लगते नहीं है होमलेस बच्चे हैं। तो मैं कहा बच्चे का कोई सब शकल सब सूरत वही होता है, हम उसे कैसी जगह पे और कैसे रखते हैं वो उस पर डिपेंड करता है। तो आज वो माँ भी सपना, आज उनको हम बोलते हैं कि आप शेल्टर में ठीक से नहीं रहोगे, साफ सफाई नहीं रखोगे तो नहीं चलेगा, हम आपको निकाल देंगे, नहीं नहीं हम सब रखेंगे। तो अब अगर उन्हें हम बोलेंगे कि आप रोड पे जाके रहो 6 महीने बाद 7, तो वो नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल में ये सारी चीज़ें एंटर हो चुकी है। तो हर चीज़ लाइफस्टाइल से है। आज हमने अपने लाइफस्टाइल को इतना कॉम्प्लेक्स बना लिया है कि हमने एक अपना कंफर्ट जोन डिसाइड कर दिया है। बिना AC हम नहीं सोएंगे, हमें इससे नीचे नहीं चलेगा, हमें ये तो चाहिए एटलीस्ट। लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि हम कहाँ से आए, ये नहीं देखते हमारे पूर्वज कहाँ रहे हैं। और इंसान किसी भी परिस्थिति को झेलने के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए कि कभी ऐसा डिजास्टर आ जाए। बीच में कोरोना आया, हमने काफ़ी चीज़ें फेस की, तो हमने रहे ना बहुत सारे संसाधनों के बिना। आज भी कुछ ऐसी चीज़, वॉर कंडीशन कुछ भी रहता है, तो हमें अपने आप को प्रिपेयर रखना है कि चीज़ें हैं तो हमें यूज़ करना है, लेकिन हमें उस पर डिपेंड नहीं हो जाना है। तो बस इसी के साथ मेरा यात्रा चल रहा है, काफ़ी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, काफ़ी वॉलंटियर्स को यूज़ करके। आज 80,000 से ज़्यादा अक्रॉस द इंडिया हमारे पास वॉलंटियर्स हैं। काफ़ी हमारे पास फुल टाइम स्टाफ हैं जो कि केयर गिवर्स, शेल्टर मैनेजर। और इस चीज़ों को मैंने, एक कहते हैं ना इस एज में, कई लोग कहते हैं कि आप ये एज में, तो लोग कहते हैं कि हम बिजनेस करेंगे कमाएंगे, और आपने ये शेल्टर होम और सोशल वर्क कैसे चूज़ किया। तो मैंने कहा जिस चीज़ में आपको सेटिस्फैक्शन मिले, जिस चीज़ में आपको अच्छा मिले, उस चीज़ में आज बेस्ट कर सकते हो। मुझे कभी बिलीव नहीं था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ तक आऊँगा या इस काम के बदले मुझे ये रिवॉर्ड मिलने वाला है। और इसके बदले कई चीज़ें मिले, मैं कई बार 3 टाइम्स PM से मिला, कई स्टेट के CM ने मुझे रिकॉग्नाइज़ किया, और डेली कई यूनिवर्सिटीज़, कई कॉलेज, बहुत सारी जगहों पे जाना, लोगों के बीच बैठना, अवेयर करना। तो अब लगता है कि नहीं, कुदरत हमसे ये चीज़ें करवा रहा है, और ये हम प्लान करके, या इसका कोई मैथोलॉजी नहीं है। कई लोग पूछते हैं कि हमें शुरू करना है, आप बताओ कैसे करें। कोई इसका वो नहीं है कि राइट अप, हर आदमी का तरीका अलग हो सकता है। बस आपका मकसद एक होना चाहिए, आपका जुनून एक होना चाहिए कि मुझे इस चीज़ को करके दिखाना है। तो बस मेरी यही कहानी थी, और मेरी कहानी जैसा मैंने बताया कि मैं एक रास्ते पे हूँ जहाँ पे जो लोग ऐसे हैं जो ज़रूरतमंद हैं, जो लोग हंसना भूल गए, तो उनके चेहरे पे मैं मुस्कान कैसे ला सकूँ, उनको मैं कैसे जीने की उम्मीद दे सकूँ, बस इसी लक्ष्य के साथ मैं काम करता हूँ। थैंक यू सो मच।